कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबको मेरा बहुत प्रणाम, बहुत वंदन। सभी सुधी श्रोताओं को, जिज्ञासु श्रोताओं को, सभी साधकों को जो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए माँ गंगा के कल्याणी पावनी तट से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मंगलमय जीवन के लिए। आज बैसाखी का पावन पर्व है। आज पर्व है तमिलनाडु, केरल, आसाम में बिहू है। तमिलनाडु और केरल में नव वर्ष मनाया जा रहा है। आप सबको उसकी बहुत सी मंगल कामनाएं, बहुत सी शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रभु सब प्रकार का मंगल लेकर आए, सब प्रकार की उन्नति लेकर आए। और आज भारत में एक समतामूलक समाज की जिन्होंने कल्पना की, जिन्होंने एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की कल्पना की और जिन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि भारत को लूटने के लिए, भारत के हिंदुत्व को, भारतीय संस्कृति को डिवाइड करने के लिए मुगल शासकों ने हम पर हमला किया था। ऐसे श्री B.R. अम्बेडकर जी, जो भारत रत्न B.R. अम्बेडकर जी को हम नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं एक समतामूलक समाज के निर्माण का। कल हमने चर्चा की थी प्राणायाम की, तो मेरे मन में बार बार ये विषय आ रहा था कि प्राणायाम में सबसे पहले स्वामी स्वात्माराम जी ने भस्त्रिका, कपालभाति या अन्य प्राणायाम क्यों नहीं लिए? सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम ही क्यों लिया? और ये जो मेरी बात अभी मैं जब आगे बढ़ रहा था तो बढ़ते हुए ये ध्यान में आया यह विषय कि नाड़ी शोधन प्राणायाम तो बल दिया ही, इसके बाद उन्होंने तत्काल षटकर्म क्रिया के ऊपर बल दिया कि शरीर की शुद्धि करनी चाहिए प्राणायाम करने से पहले। कल भी हम लगातार बात सुन रहे थे कि मल शोधन के ऊपर बात आ रही थी, कि नाड़ी के मल शोधन की बात आ रही थी। बहुत से साथियों ने चर्चा रखी कि आप जो ये विषय ले रहे हैं बहुत अच्छा सा विषय ले रहे हैं, परंतु आप बहुत कई बार डीप चले जाते हैं और सामान्यतः हमें बता दीजिए जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, लॉकडाउन का पीरियड पूरा हो जाएगा, फिर हम कक्षा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि जितना करें अच्छे से करें। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए मैंने कहा कि कुछ चीजें कमिटमेंट से करनी चाहिए। और वो कमिटमेंट ये है कि अपने कार्यकर्ताओं को QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का समकक्ष, जैसे भारत सरकार ने एक योग का सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है जिसका मैं भी एक सदस्य हूं, उसकी एग्जामिनेशन शुरू होगी। बहुत से लोगों को विदेश जाने का अवसर मिलता है, देश में विभिन्न नौकरियां होती हैं, उसमें भी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड अनिवार्य माना जाता है। और अब तो ये होने वाला है कि अपने सामान्य कार्यकर्ताओं को भी, यदि किसी अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में यदि योग सिखाने जाना है तो उनके पास भी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो जो लोग ये आज ये कक्षाएं सुन रहे हैं उनकी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की तैयारी भी हो रही है। तो आप में से सब लोगों को मेरा निवेदन है कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की तैयारी भी करें। जो लोग योग में BA MA करना चाहते हैं अवश्य करें, डिप्लोमा करें। आने वाला समय
योग का बड़ा कालखंड का समय है, आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए भी और अपने ज्ञान को एक प्रमाणिकता के आधार पर स्थापित करने के लिए भी, एक सर्टिफिकेशन के लिए भी बहुत आवश्यक रहेगा। आज हम जो बात कर रहे थे, मैंने कहा कि कल हमने जिस विषय पर अपनी बात को संपन्न किया था वह विषय था कि दूसरे अध्याय के हमने 10वें श्लोक से हमने चलना शुरू किया था और 15वें श्लोक पर आकर समाप्त किया था कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वशय शनै शनै। जैसे शेर, हाथी और चीता, टाइगर, व्याघ्र भवेद वशय शनै शनै, धीरे धीरे से वश में आता है। तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम, ऐसे ही वायु को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लाना चाहिए। ये बात आ रही थी कि धीरे धीरे करना चाहिए प्राणायाम को। और उसके बाद मैंने कल एक लाइन पर आकर छोड़ा था, प्राणायाम एन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेतः। इस लाइन ने मुझे बहुत आकृष्ट किया साहब। इस पंक्ति ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि पहली बार स्वात्माराम जी ने इसमें लिखा कि प्राणायामेन युक्तेन स्वर्ग रोग क्षयो भवेत, कि सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। परंतु प्राणायाम कैसे करना चाहिए? युक्ति पूर्वक। जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारो कूट विचरना, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। अर्थात युक्ति पूर्वक करना है, एज डिसाइडेड, एज इंडिकेटेड, एज इंस्ट्रक्टेड, वो योग करना है। अब आप अपनी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कर रहे हैं, आप अपने दृष्टिकोण से कर रहे हैं, परंतु युक्त नहीं कर रहे, तो फिर वो हितकारी नहीं होगा। और वो होगा कैसे? सर्व रोग क्षयो भवेत, उससे फिर सभी प्रकार के रोग नष्ट होंगे, चाहे वो शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, सामाजिक रोग हैं, और सब प्रकार के रोगों का समूल नाश होगा। अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवः, परंतु यदि आपने अयुक्त किया तो उससे सब प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए योग को एक गुरु के पास करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए योग कक्षा में एक दिन आने से, 5 दिन सीखने से, उसके बाद अपने आप ही करवाने लग गए, ऐसा नहीं करके नियमित एक अच्छे योगाचार्य के पास जाना और उनसे सीखना, स्वाध्याय करना, ये अत्यंत उपयोगी है। तो मैंने कहा कि मैंने जब स्वामी स्वात्माराम जी को पढ़ा, इतने स्पष्ट डिक्लेरेशन को पढ़ा, तो मुझे ध्यान में आया कि वेद जो इसका मूल स्रोत है, क्या वेदों ने भी कभी घोषणा की कि रोगों के नाश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है प्राणायाम या योग? तो लगा कि हाँ, निश्चित रूप से की है। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ ये एक नर्वस सिस्टम का मैंने कल आपके विषय में चर्चा रखी थी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यह इसी प्रकार का आज हमने फिर कल कोशिश करेंगे दूसरे लेने का। प्राण तत्व की बात करते हुए प्राणो वै पिता, प्राणो वै माता, यह चर्चा आई आपके सामने। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा प्राणायामः तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। कल मैंने ये 2 उक्तियां आपके सामने रखी थी, आप इसको नोट कर लीजिए। ये 2 आप लोगों को सूत्र याद होने चाहिए। प्राणायाम किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः प्राणायामः। श्वास प्रश्वास की गति को ऊपर नीचे करने को विच्छेद करके और उसका प्राण का आयाम, उसका विस्तार करने का नाम प्राणायाम है। और दूसरा कहते हैं तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, उससे मल की शोधन होता है। क्षीयते प्रकाश आवरणम,
हर प्रकार का जो उसके ऊपर मल आ गया है होती है। अब हमने कल इसकी मात्रा के विषय में बात भी की थी कि कितने समय तक करना है प्राणायाम। तो वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है 20.9%, आर्गन होती है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होती है पूरे के पूरे वातावरण में 0.03%। तो योग को करने से लाभ क्या होता है? प्राणायाम में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी एक निश्चित स्तर पर प्राणायाम are instructed to breathe slowly and deeply by which the diaphragm moves down and प्राणायाम has maximum circulation। जो वेगस नर्व है, आपको ध्यान रखना है, एक वेगस नर्व होती है जो रेस्पिरेशन के साथ एक्टिवेट हो जाती है और उसका हार्ट के साथ संबंध होता है। जैसे जैसे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती, वेगस नर्व मायने आपका माइंड, आपका ब्रेन, वो जब कंट्रोल होना शुरू होता है तो वैसे वैसे आपका हार्ट रेट भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो मैंने जैसे कंपोजिशन बताया कि वायु का जो कंपोजिशन है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 0.03% होती है और लगभग 20% के आसपास, 18 से 20% ऑक्सीजन रहती है। और इससे इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है ब्रेन कंट्रोल होता है। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। हम उस दिन बात कर रहे थे तम विद्याम दुख संयोगम, तम विद्याम दुख संयोगम योगम वियोगम योग संगीतम। अर्थात सेपरेशन इज कॉल्ड योगा। जो मल को दूर कर दे वह योग है, वह मूल रूप से वह कार्य कर रहा है योग का। तो हम देख रहे हैं यह ब्रेन के अंदर यह वेगस नर्व है। ये नर्व कंट्रोल कर रही है हमारे अरोटा को, हमारे स्पाइनल कॉलम को। अब जब हम श्वास लेते हैं तो इस प्रकार एक्सर्शन होती है, हमारी छाती ऊपर और नीचे की ओर जाती है। इनहेल और एक्सहेल करते हैं हम इस प्रकार। परंतु जब हम तेजी तेजी से सांस लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए जिनका बीपी ज्यादा रहता है उन्हें धीरे धीरे प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति भी स्लो करना चाहिए और अनुलोम विलोम भी स्लो करना चाहिए। तो हर व्यक्ति के लिए जिनको उनकी औषधि के दृष्टिकोण से स्पीड एंड पल्सेशन अचीव्ड बाय अस थ्रू प्राणायाम इज अचीव्ड इन मॉडर्न मेडिसिन। जैसे जैसे हमारा प्राण है वैसे ही बीपी मेंटेन भी होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। इट इज बाय दीज नोस्ट्रल्स दैट द इनहेल्ड प्राणवायु इज प्यूरिफाइड एंड द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड। मैंने आज आपके लिए यह एक विषय लिया है विशेष रूप से कि आपका जो ब्रेन है वो प्राणायाम से कंट्रोल होता है कैसे। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आज 5 श्लोक और करेंगे। हम पहले इसको समझते हैं। प्राण शक्ति क्या करती है? उदान और प्राण तत्व दो हमें चेतना प्रदान करते हैं। उदान तत्व और कहां से कहां उदान है? यहां से लेकर और यहां तक
उदान तत्व, और यहां से लेकर हृदय तक यह प्राण तत्व। तो ये दोनों का जो सिंक्रोनाइजेशन है, इनका बैलेंस होना, ये चेतना की शक्ति प्रदान करता है। और ये जो नाक है, ये हमारी पूरी की पूरी स्कल है, जो इसके पार्ट है। जो नाक है वो हमारे स्कल के पार्ट हैं, और इसके अंदर स्कल में यहाँ आगे आगे ये दो सेरिब्रम है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं, एक दायां ब्रेन है, एक बायां ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो क्या होता है, ये इसके अंदर सेरिब्रम, ये जो सेरिब्रम है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आप लोग चक्कर में पढ़ रहे होंगे, ये बात आ रही है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, आखिर ये है कहाँ, ये कहाँ से शुरू होती है? तो भैया दाईं ओर से यहां से पिंगला नाड़ी शुरू हो रही है, और बाईं ओर से ईड़ा नाड़ी शुरू हो रही है, और दोनों जाके कहाँ मिल रही हैं? आज्ञा चक्र पर। दाईं ओर से पिंगला, बाईं ओर से ईड़ा, ये दोनों नाड़ियां कहाँ मिल रही हैं? आज्ञा चक्र पर। और आज्ञा चक्र से फिर वह हमारे ब्रेन के यहाँ जो सेरिब्रम है उसको इफेक्ट कर रही हैं, और जाकर फिर उसका भी अभी डॉक्टर ज्योति उसके विषय में अभी आपको बताएंगी कि कैसे ये श्वास अंदर जाता है और कार्य करता है। तो केवल मात्र आपका प्राणों का, वायु का मूवमेंट नहीं हो रहा है प्राणायाम में, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का भी मूवमेंट हो रहा है। इट सर्कुलेट्स फ्रॉम दी सेरिब्रम टू स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रम और स्पाइनल का दोनों का एक क्रेनियल पंप होता है सरफेस में, एक को हम सेक्रम पंप कहते हैं। क्रेनियल पंप ऊपर से नीचे की ओर, सेक्रम पंप नीचे से ऊपर की ओर सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को ऊपर और नीचे लेकर जाता है। यद्यपि लेफ्ट और राइट की जो नाड़ियां हैं वो दोनों काम करती हैं मॉडर्न के दृष्टिकोण से भी, और सेंट्रल जो पार्ट है वो लगभग एज इट इज रहता है। जैसे ही डायफ्राम का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, हमने देखा अभी कि डायफ्राम श्वास लेने से छाती ऊपर की ओर भी आई और फूल भी गई, आयाम हो गया। प्राण का आयाम, विस्तार होने का नाम प्राणायाम है। प्राण का विस्तार होने का नाम प्राणायाम है। और इसमें क्या होता है, इस फ्लूइड में क्या होता है, इसमें न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, और ये फिजिकल और इमोशनल दोनों कार्य करते हैं। ये फिजिकल कार्य करने में भी शक्ति प्रदान करते हैं, और इमोशनल कार्य करने में भी शक्ति प्रदान करते हैं, और ये पेन रिलीविंग का भी कार्य करते हैं। और जो हम मॉर्फिन नामक मेडिसिन लेते हैं, दर्द की दवाई लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई किसी को पीड़ा हो जाए तो दवाई लेते हैं, वो कहाँ से जाती है? स्पाइरल, इस फ्लूइड के माध्यम से जाके वहां पर काम करती है जहां पर दर्द होती है। दो प्रकार की इसमें चीजें पैदा होती हैं, एक साउंड और एक वेव। ब्रेन के अंदर जब हम ब्रेन को ईईजी करते हैं तो ब्रेन में हम पाते हैं प्राणायाम करने के बाद दो प्रकार की उसमें वेव्स होती हैं, एक अल्फा वेव और एक बीटा वेव्स। अल्फा वेव जैसा ज़्यादा बढ़ती हैं तो अर्थात हमारी हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ अच्छी हो रही है, और उन दोनों का बैलेंस बनाने का काम करता है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो मुझे इसलिए लगा कि आपके साथ मैं चर्चा करूं कि सारे कोई भी हम प्राणायाम करेंगे या आसन करेंगे, हम उसके ऊपर ध्यान रखते हैं कि दाईं ओर से करेंगे, बाईं ओर से करेंगे। बाईं ओर से क्यों किया जाता है, अब ध्यान में आया, क्योंकि इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होती है। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब जो फियर को बाउंड करता है, जो भय से मुक्त करवाता है, स्ट्रेस को मेंटेन करता है, स्ट्रेन को मेंटेन करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिम्टम जो ईड़ा नाड़ी कहलाती है, जो बाईं ओर से शुरू होती है, वो पैरासिम्पैथेटिक है, जो ग्लैंड्स की जो एक्स्ट्रा सिक्रीशन है उसको रोकने का काम करती है। और जो सिंपैथेटिक है उसके ऊपर, जो सिंपैथेटिक में कहीं डर बढ़ जाता है और हार्ट का रेट बढ़ जाता है, सिक्रीशंस ग्लैंड की बढ़ जाती है, वो दाईं ओर से शुरू होती है। इसलिए बाईं ओर से प्राणायाम आरंभ करना
यह इसमें भी स्पष्टता से कहा है। उसकी साइंस क्या है वो मैंने आज आपके सामने रखी कि ईड़ा नाड़ी पैरासिम्पैथेटिक को मेंटेन करती है और उसके माध्यम से वी एक्टिवेट बोथ ऑफ द ब्रेन्स। योगा नाड़ी जो योग की नाड़ी है उसमें 3 प्रकार की एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। लेफ्ट जो ईड़ा है वो पैरासिम्पैथेटिक है, जो कंटेक्ट करती है एंड कंट्रोल्स द फियर एंड द स्ट्रेस इन द बॉडी। और जो पिंगला नाड़ी है सिंपैथेटिक, वो ग्लैंड्स की एक्टिविटी को मेंटेन करती है, एक्टिविटी को बढ़ाती है। और नॉर्मली वो इनएक्टिव रहती है जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसको हमें इन दोनों नाड़ियों को शुद्ध करके उसको जब हम फोकस करते हैं, उसका चैनलाइज करते हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट होती है और व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की दिव्य अनुभूति होती है। बोथ नॉस्ट्रिल्स ज्वाइंट एट द आज्या चक्र। ईड़ा और पिंगला कहाँ आकर मिलती हैं? इसे कहते हैं थर्ड आई। ये देखिए, ये नेसोफेरिंजियल कैविटी कहते हैं इसको, नेसोफेरिंजियल कैविटी। यहाँ पर साइनस भी होते हैं। यहाँ पर कई लोगों को दर्द होता है, यहाँ तो सांस ठीक से नहीं ले पाते, अर्थात यहाँ कई बार साइनस भर जाते हैं। तो आप सब साथी बहुत अच्छे से, भाई हरीश जी जो हमारे रजिस्ट्रार हैं हरियाणा योग परिषद की, वो भी जुड़ते हैं प्रतिदिन, उनका भी अभिनंदन। और सुनीता जी, अनीता यादव जी भी दैनिक रूप से जुड़ती हैं, उनका भी अभिनंदन। तो मैं कह रहा था कि प्रतिदिन हम जब ये अभ्यास करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व ये जब यहाँ मिलती हैं, तो यह थर्ड आई, तीसरा नेत्र जो ये है, यहाँ हम ध्यान जब लगाने की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों नाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ से एक्टिवेट होता है, इसलिए आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना अपने शरीर को विशेष ऊर्जा से युक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब श्वास लेते हैं, हमने श्वास लिया तो हम अपने स्पाइन से हमें ध्यान लाना चाहिए, हम कंसंट्रेशन फोकस करें तो नीचे से स्पाइन से जो सेरिब्रल फ्लूइड है CSF वो ब्रेन में आता है। और एक्सेल करते हैं जब, तो ये ब्रेन से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नीचे वापस स्पाइन में जाता है। तो आप स्पाइन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अष्टचक्रः नवद्वारः, मैंने कहा था 8 चक्र हैं। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की जो यात्रा है वह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइटल एनर्जी का काम, दैट इज प्राण। ये केवल मात्र ऑक्सीजन नहीं है भैया कि श्वास आप ले रहे हैं, इसके साथ आपकी हार्ट रेट भी काम करती है, इसके माध्यम से आपका ब्लड प्रेशर भी काम कर रहा है, आपका माइंड भी काम कर रहा है। जैसे जैसे चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, जैसे जैसे आप अपने प्राणों पर नियंत्रण करते जाते हैं वैसे वैसे ही मन पर आपका नियंत्रण होना शुरू होता है। मन पर नियंत्रण करते हैं तो आपका हार्ट के रेट के ऊपर नियंत्रण शुरू होता है। हार्ट के रेट के ऊपर आप नियंत्रण करना शुरू करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। और जब इसकी शुद्धि होती है तो कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाता है, हार्ट की ब्लॉकेजेस भी ठीक हो जाती हैं। तो आज हमने आपको इसकी प्राणायाम की मॉडर्न साइंस के विषय में आपको बताया। चले वाते चलम चितम निश्चलम निश्चलम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानुत्वम आपनोति, योगी स्थानुत्वम आपनोति, ततो वायु निरोधेत। इसलिए योगी को यदि एक विशेष सिद्धि स्थान पर पहुंचना है तो उसको अपनी वायु को रोकना, रिटेंशन और वायु को चलाना, कब कैसे चलाना है वह अवश्य आना चाहिए। यथा सुषुम्ना नाड़ीस्थ मलः शुद्धि प्रयान्ति च, प्राणायाम से क्या करना है आपको, यथा सुषुम्ना नाड़ीस्था, सुषुम्ना प्रकार की नाड़ियों का मल का शोधन करना है ना। तो इस और बद्ध पद्मासन में बैठकर, मैंने आज प्राणायाम पद्मासन में बैठकर करने की कोशिश की। जो लोग बद्ध पद्मासन लगा सकते हैं कल मुझे अपनी फोटो भिजवाएंगे। इसी फोन पर मेरा जो नंबर है आपके पास है ही 9760095100 या 97079404777777। तो इस नंबर पर भी आप अपना
फोटोबद्ध पद्मासन का, क्योंकि कठिन है परंतु उसमें इसकी, और कल बात आई थी मात्रा की कि 3 बार ओम बोलना वह एक मात्रा होती है, 3 बार ताली बजाना यह एक मात्रा होती है, या 3 बार हाथ ऐसे करना वह एक मात्रा होती है। तो 20 मात्रा तक श्वास को भरना, 80 मात्रा तक रोकना और 40 मात्रा तक छोड़ना, ये इस विषय पे कल बात आई थी कि उत्तम जो प्राणायाम को इस प्रकार कहा गया, परंतु हमने कहा कि न्यूनतम से न्यूनतम यदि हम बात करें तो 20 की बजाय हम 12 प्राणों की 12 सेकंड पूरक करना और 48 सेकंड तक होल्ड करना और 24 सेकंड में रेचन करना। पूरक, कुंभक और रेचक तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर हमने कल बात की थी, उसका स्वाध्याय किया था। आज हम 16वां यह सूत्र ले रहे हैं। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ता अभ्यास योगेन सर्वरोगा समुद्भवः। कहते हैं कि यदि आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस किया प्राणायाम का तो सभी प्रकार की जो डिजीज हैं डिसिमिनिश्ड हो जाएंगी, परंतु यदि आपने इनप्रॉपर प्रैक्टिस की तो सभी प्रकार की डिजीज आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। क्या होना शुरू हो जाएगा? हिक्का श्वासश्च कासश्च शिरः कर्णाक्षि वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। पवन का, वायु का जो प्रकोप हो जाएगा तो क्या होगा? वेरियस डिजीज लाइक हिक्कप, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कफ एंड आल्सो पेन इन हेड, ईयर एंड आईज गेट जनरेटेड ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ एयर। कई बार कार्यकर्ता कहते हैं जी हमारे थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है प्राणायाम करने से, तो इसका मतलब आप ठीक से प्राणायाम नहीं कर रहे। आप अपनी क्षमता से अधिक ना करें और धीरे धीरे करें, और अपना जो कुंभक है उसको किसी विशेष व्यक्ति के निर्देशानुसार कितना समय लगाना है, पहले मैंने कल कहा था 5-10 सेकंड का ही कुंभक लगाना पहले आरंभ करें। युक्तम युक्तम तजेद वायुम युक्तम युक्तम च पूर्येत युक्तम युक्तम च पद्म्यः देवं सिद्धिं वाप्नुयात्। Exhale the air properly. Also inhale in methodological manner and should be retained also in proper manner. In this way, accomplishment of yoga should be obtained. युक्तम युक्तम तजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेत्। आपको केवल वायु लेना नहीं है, युक्त आहार लेना है। आपको बहुत धीरे 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 शनै शनै आपका वायु को अंदर भरना है और शनै शनै वायु को छोड़ना है, और उसको अंदर बहुत धीरे से कितना आप अपनी क्षमता के अनुसार रोकना है, और ऐसा करने से आप सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हमने बहुत सी मैंने पुस्तकें पढ़ी, इतना फालतू लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, कोई इररेलेवेंट लिखा हुआ है। मैं बुक्स को देख रहा हूँ, अपनी ओर से दुनिया भर का लिखा हुआ है, इसलिए हमने मूल पाठ को चुना। हमने कहा कि हम सीधा का सीधा मूल पाठ का उच्चारण करेंगे, ताकि जो स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग में ठीक ठीक बताना चाह रहे हैं हम वो पहुंचा पाएं। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं कि हठ योग में लिखा क्या है। 90% लोगों ने बिल्कुल गलत पुस्तकों का निर्माण किया हुआ है और वेस्ट लिखा हुआ है। यथा तु नाड़ी शुद्धि सयात तदा किन्हा निबाह्यतः कायस्य कृष्णतः कांतिस्तथा जायते निश्चितम। जो बात कल डॉक्टर ज्योति कह रही थी कि जैसे जैसे ब्लड की अंदर वैल्यू बढ़ जाती है, ब्लड पूरा हो जाता है, रक्त पूरा होता है, एनीमिया खत्म हो जाता है, तो आपका रक्त शुद्ध होने के साथ आपके शरीर को एक नई प्रकार की कांति देता है, तेज देता है। यथा तु नाड़ी शुद्धि स्यात् तदा चिन्ह निबाह्यतः। जैसे जैसे नाड़ी की शुद्धि होती है तो बाहर भी आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं। व्हेन प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्राणिक चैनल हैपन देन सर्टन इंडिकेटर्स अपीयर एक्सटर्नली सच एज स्लिमनेस ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी स्लिम ट्रिम हो जाती है, एफिगुलेंस ऑन फेस, तो कांति आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पर एक चमक विशेष से तेजस्विता आनी शुरू हो जाती है। सर्टनली अपीयर्स। यथेष्ट धारणम वायु
अनिलस्य प्रदीपनम नाद अभिव्यक्तिर आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। नाड़ी शोधन होने से क्या होगा? और यथेष्ट धारणम वायु एज ए रिजल्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ प्राणिक चैनल्स वन अटेन्स द एबिलिटी टू रिटेन द एयर एज मच एज रिक्वायर्ड। जैसे जैसे प्राण आपका शुद्ध होता जाएगा, आपका कुंभक लगाने की शक्ति और बढ़ती जाएगी। ये है अभ्यास का लाभ। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी इस बात को कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। आप अपने लक्ष्य को, योग की साधना को यदि जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो आपका अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, तो निरंतर अभ्यास करें और वैराग्य का पालन करें तो आप जल्दी अपने तत्व को प्राप्त कर लेंगे। नाद अभिव्यक्तिर आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। तो आप लोग जो नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है, अपने हाथ में हठ योग की पुस्तक भी रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, और एक डायरी का मेंटेन भी करें। मैंने कहा था कि सब लोग जो डायरी लिख रहे हैं वो अपनी कॉपी भिजवाएं। कुछ लोगों ने अपनी डायरी की फोटो खींचकर मुझे भिजवाई है, मुझे अच्छा लगा, उनको मेरा हृदय से साधुवाद। वह एक सुयोग्य शिष्य के रूप में, साथी के रूप में, योग साधक के रूप में काम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन। नाद अभिव्यक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। तो क्या होगा? गैस्ट्रिक फायर इज इंक्रीज्ड, आपकी जो पाचन की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। एक्सपीरियंसेस द इंटरनल अनस्ट्रक साउंड एंड अटेन्स हेल्थ। तो एक तो आपको हेल्थ मिलेगी और दूसरा अंदर से एक नाद साउंड आप जब ध्यान में बैठा करेंगे वो सुनाई देगा। हृदय पर जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, हृदय कोश, अंगुष्ठ मात्र हृदय कोश होता है, वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। कल हम बात करेंगे। अब यहाँ पर 20 श्लोकों में जाकर नाड़ी शोधन की प्रक्रिया पूरी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले हर व्यक्ति जो हमारे योगी सन्यासी होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात को सबसे पहले कहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर बल दिया, अर्थात ये दोनों ब्रेन के ऊपर काम करता है। लेफ्ट ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है, राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है, और सबसे ज़्यादा वह हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन को मेंटेन करता है, हमारे हार्ट रेट को, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और ये हमने जाना अपने इस सूत्र के माध्यम से, चले वाते चलम चितम। तो वायु पर नियंत्रण करने से मन का नियंत्रण, और मन के नियंत्रण मायने वेगस नर्व का नियंत्रण, वेगस नर्व से आपके हार्ट रेट का नियंत्रण, और हार्ट रेट से आपके ब्लड प्रेशर का नियंत्रण। ये इसका मॉडर्न व्यू आज आपके साथ हमने चर्चा की। कल हमने चर्चा की थी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, कि किस कारण पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है कैसे काम करता है। तो ईडा मायने जो बायां हमारा भाग है वो पैरासिम्पैथेटिक है, जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन को रोकने का काम करता है, फियर को बाउंड करने का काम करता है। वैसे ही जो सिम्टोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो किस प्रकार ग्लैंड्स की को स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है, और इन दोनों का जो बैलेंस होता है उसे ही हम हेल्थ कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम आगे भी जारी रखेंगे, जो हम बार बार इस मंत्र का, श्लोक का गीता जी में उच्चारण करते हैं। और वह योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सम अवस्था में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का नर्वस सिस्टम का सम अवस्था में बैलेंस में रहने का नाम ही हेल्थ है। आइए अब चलते हैं डॉक्टर ज्योति आर्या जी के पास। डॉक्टर ज्योति ने कल आपको किडनी के विषय में बताया था, मल शोधन की जब प्रक्रिया चल रही थी कि किस प्रकार मल शुद्धि की बात जरूरी है। और किडनी केवल मात्र आपके शरीर में से पानी की शुद्धि ही नहीं करती है, आपके रक्त की शुद्धि ही नहीं करती है, और वह रक्त का एक महत्वपूर्ण जो कण है एरिथ्रोपाइटिन, उसका भी निर्माण करती है, जिसके माध्यम से आरबीसी बनती है। उसकी कल एक महत्वपूर्ण चर्चा आई थी। आज क्योंकि हम प्राणायाम पर पहुंच चुके हैं, कल उन्होंने वह अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर अपनी बात रखी थी। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के ऊपर, कैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं, उसकी चर्चा डॉक्टर ज्योति आर्या। ओम। सभी
योगी साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज की चर्चा का विषय है प्राणायाम। जो डॉक्टर साहब ले रहे थे, प्राणायाम शरीर पर कैसे प्रभाव करता है, रेस्पिरेशन पर कैसे प्रभाव करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर आज हम बात करेंगे। और जैसे अभी हमने सुन रहे थे अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। मतलब सभी तरह से हमें उसको लॉकडाउन करना पड़ेगा, सभी तरीकों से रोकना पड़ेगा, कोई भी कोना नहीं छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। काढ़ा भी लेना होगा, गर्म पानी भी लेना होगा, दवाइयों के साथ साथ आयुष के अनुसार दिए गए योग भी करने होंगे। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। ऐसे ही अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी और होलिस्टिक अप्रोच, मतलब संपूर्ण सभी तरीकों से सही अप्रोच लेनी पड़ेगी। स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर के लिए भोजन सही करना पड़ेगा, एक्सरसाइज सही करनी पड़ेगी, प्राणायाम सही करना पड़ेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए, हमारे विचार सही होने चाहिए। मेडिटेशन क्यों जरूरी है कि हमारे विचार भी सही होने चाहिए, तो तभी हम पूरी हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। और उससे अलावा क्या करना होगा, हमें बचना भी होगा कई चीज़ों से। जैसे कोरोना वायरस को बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ऐसे हमें स्वस्थ रहने के लिए, बीमार ना हो तो हमें बुरे विचारों से बचना पड़ेगा, बुरे खान पान से बचना पड़ेगा, फास्ट फूड, मांसाहार, अल्कोहल, इन सबको अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। इसी प्रकार सभी संपूर्ण तरफ से हम ध्यान देंगे, तभी हम स्वस्थ अपने आप को रख सकते हैं, स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम सभी को पता है हम श्वास कहाँ से लेते हैं, नासिका से लेते हैं, नाक से लेते हैं। तो नेजल कैविटी, नाक में देखते हैं जब हम, तो नाक में हमारे क्या कार्य होता है, नासिका से हम श्वास लेते हैं, वो क्या काम करता है। प्राणायाम से हम कहते हैं नासिका से श्वास लो। मुंह से भी श्वास जा सकता है अंदर, नासिका से भी जा सकता है, लेकिन नासिका से श्वास लो। और श्वास में जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि केवल हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, हम प्राण वायु लेते हैं। अगर ऑक्सीजन लेते तो कोई जब जिसकी मृत्यु हो रही है उसको ऑक्सीजन की तो कमी, ऑक्सीजन दे देते तो उसमें जीवन आ जाता। ऐसा नहीं है, हमें प्राण वायु, प्राण तत्व को हम अंदर लेते हैं। तो हमारी नेजल कैविटी को हम देखेंगे तो हमारी नेजल कैविटी के सबसे आगे के भाग पर, नाक में सबसे आगे सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। छोटे से एरिया पर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। तो शरीर के लगभग सभी चीजों का फर्क इस पर पड़ता है, इस पर असर दिखाई देता है। जैसे खासकर टेम्परेचर का, जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाए तो क्या होगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी और जुकाम, प्रतिशाय, कोल्ड कफ शुरू हो जाएगा। और गर्मी हो जाए बहुत ज्यादा तो क्या दिखता है हमें, नक्सीर छूट गई। नक्सीर कहाँ से छूट गई, नासिका के अग्रभाग से। क्यों, क्योंकि वहां पर सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो हम कहते हैं नासिका से श्वास लो। नासिका से श्वास लेने से क्या क्या कार्य होते हैं। नासिका से जब हम श्वास लेते हैं तो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, म्यूकस होती है, उससे वो फिल्टर होके जाती है अंदर। प्रभु ने ये प्राकृतिक फिल्टर लगा रखा है कि कुछ हद तक रेत के कण, गंदगी सब बाहर रह जाए और वो अंदर ना जाए। तो इसके लिए वो वायु फिल्टर होती है वहां से। और उसके बाद टेम्परेचर, हल्की सी गर्म हो जाती है हवा, जब जाती है गर्म हो जाती है, ताकि हमारे शरीर के अंदर के तापमान के अनुसार उसका तापमान हो जाए। और सम्यक मात्रा में जाती है। नासिका से हम श्वास लेते हैं तो सम्यक मात्रा में लयबद्ध तरीके से एयर जो है वो अंदर जाती है। और श्वास जब हम लेते हैं तो हमारा ये एपिग्लोटिस जो है वो बंद कर देता है कि हम निगल नहीं सकते, एक समय में एक ही क्रिया कर सकते हैं। फूड पाइप को बंद कर देता है ताकि हम कोई चीज निगल नहीं पाए, उस टाइम श्वास ले लें। और जब श्वास नली को बंद करता है तो हम निगल सकते हैं। तो ये दो कार्य मतलब एक साथ नहीं होते कि हम श्वास नली में खाना नहीं जाए, कोई और पार्टिकल नहीं जाए, तो इसके लिए ये ध्यान जरूरी होता है। तो ये सभी काम क्या होते हैं, प्राणायाम से, नासिका से श्वास लेने से होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्राणायाम पूर्वक श्वास लो, ताकि हम प्राणायाम करेंगे तो हमें आदत हो जाएगी नासिका से श्वास लेने की और फिर अपने आप ही श्वास नासिका के रास्ते से ही जाएगी। और उसके साथ हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। अब श्वास हमारी नासिका में चली गई, उसके बाद कह रहे थे कि गले में चली गई, नेजोफेरिंक्स डॉक्टर साहब बोल रहे थे अभी,
गले में चली गई और उसके नीचे फिर श्वास नली और फिर आगे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में सभी जानते हैं छोटे छोटे अंगूर की तरह, स्पंज की तरह संरचनाएं होती हैं जो एयर से फूल जाती हैं। जब हम प्राणवायु लेते हैं तो वो फूल जाती हैं, ऑक्सीजन लेके जाती हैं अंदर और वहां से वो ब्लड सप्लाई जो है उसको ब्लड में ऑक्सीजन छोड़ देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं अंदर नासिका से, भस्त्रिका प्राणायाम या किसी भी प्राणायाम में हम नासिका से श्वास लेते हैं तो क्या होता है, जब हम पूरा श्वास भरते हैं, पूरक सही प्रकार से करते हैं तो जो एयर जो है वो अंदर जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, हमारी जो चेस्ट की कैविटी होती है, छाती का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। आकार बढ़ेगा तो फेफड़े सारे अधिक मात्रा में फूल जाएंगे, अधिक ऑक्सीजन अंदर लेंगे और अधिक ब्लड सप्लाई, ब्लड में ऑक्सीजन देंगे। जितना हमारा, जब हम प्राणायाम की हमें आदत नहीं होती, प्राणायाम हम नियमित रूप से नहीं रखते तो उथला श्वास लेते रहते हैं, जितने की जरूरत है उतना ले लिया। उससे क्या होता है कि हमारे फेफड़ों के कई हिस्से होते हैं वो पूरी तरह काम ही नहीं करते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती काम करने की। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा वायु लेते हैं प्राणायाम के द्वारा, हम पूरक सही प्रकार से करते हैं तो फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है और जो पार्ट इनएक्टिव पड़े होते हैं वो भी पूरी तरह से प्राणवायु अपने अंदर लेते हैं। प्राणवायु ऑक्सीजन अधिक मात्रा में लेंगे तो वो ब्लड को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में दे पाएंगे। फेफड़ों के जो है वो अगर कार्य क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीजन हमारे शरीर में लेवल बढ़ेगा तो हमारी भी कार्य क्षमता उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। हम जल्दी नहीं थकेंगे कार्य करने में। तो कार्य क्षमता जैसे जैसे फेफड़ों की बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की भी कार्य क्षमता बढ़ती है। दूसरा, जब हम अब अंदर अगर हम श्वास रोकेंगे पूरा समय तो क्या होगा, पूरा जो ऑक्सीजन उसने ब्लड में डालनी है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, ये दोनों काम करने के लिए उसको प्रॉपर समय मिलेगा। उतने समय में वो ऑक्सीजन पूरी अच्छे से दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और फिर हम उसको निश्वास के द्वारा बाहर छोड़ देंगे। तो ये फायदा है हमें प्राणायाम पूर्वक श्वास लेने का। प्राणायाम करेंगे तो हमारी नॉर्मल जो हम श्वास लेते रहेंगे सारा दिन में वो भी इसी प्रकार की बन जाएगी कि नासिका से जाएगी, हम थोड़ा टाइम रुकेंगे और फिर हम श्वास छोड़ेंगे। और दूसरा क्या होगा, एक तो फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छे से आ गई, दूसरा एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज का टाइम मिल गया, ऑक्सीजन अच्छे से ब्लड में गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। तीसरा, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, जो मसल्स काम करती हैं, आसपास जो रिब्स में, पसलियों के अंदर मसल्स लगी होती हैं, नीचे डायाफ्राम होता है जो पूरी कैविटी बनाता है, पूरा एक कमरा बना देता है जहाँ पे हमने एयर लेनी है, वो जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। जब हम बार बार श्वास लेते छोड़ते हैं पूर्ण रूप से वो पूरी एक्टिव होती हैं तो वो जो हमारी मसल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स, एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी मसल्स, वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ये हमने देखा कि ये प्राणायाम के क्या फायदे हैं। अभी हमें सिर्फ मतलब नाक से, नासिका से श्वास लेने के क्या फायदे हैं, और जैसे भस्त्रिका प्राणायाम ही करें तो श्वास लेते हैं हम और श्वास छोड़ते हैं तो उसका क्या फायदा है, हमारे लंग्स को कैसे उसका लाभ पहुंचता है। दूसरा, हम कहते हैं कि ध्यान पूर्वक प्राणायाम करो। डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, वेगस नर्व, ये सारी हमारी ब्रेन की चीजें हैं। तो हम श्वास तो अपने आप लेने वाली प्रक्रिया है, अपने आप जा भी रहा है और आ भी रहा है, हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, अपने आप ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर मनुष्य कंट्रोल करता तो वो कभी कभी ज्यादा काम होने पर श्वास लेना भूल भी जाता। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम भूलना मत श्वास लेना, उसको ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में डाल दिया उसने। तो ये सारी चीजें जो पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक सिस्टम्स हैं, ये इनको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, वो प्राणायाम के द्वारा कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान पूर्वक प्राणायाम जरूरी है मेडिटेशन के साथ। यानी आप कोई काम भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, फोन पे कुछ सुन भी रहे हैं, प्राणायाम करना है तो उसमें ध्यान पूर्वक करना है, तभी हम अपने ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल पर कर पाएंगे और उसके द्वारा भी लाभ ले पाएंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच, सभी तरफ से हमें लाभदायक चीजें अपने स्वास्थ्य के लिए इकट्ठी करनी है। तो ये ध्यान पूर्वक प्राणायाम करेंगे और आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे कि अलग अलग प्राणायाम पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है
और रेस्पिरेटरी सिस्टम और किस तरह से काम करता है। अपने जो भी संबंधित प्रश्न हो आप भेज सकते हैं और आगे हम चलते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब के पास इस सत्र को ख़त्म करने के लिए। आइए पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न आया है कि एक नासिका सदैव बंद रहती है, तो एक नासिका सदैव बंद रहती है, अब या तो उसके अंदर साइनस है, कई बार सेप्यूटम हो जाता है, अंदर मांस बन जाता है, उस वजह से एक नाक बंद रहती है। पिछले दिनों हमारे एक बहुत प्रिय साथी हैं, उनका भी ऑपरेशन हुआ, कई वर्षों से उनका एक नाक ही नहीं चल रहा था। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अंदर स्प्यूटम हो गया। ये उसको हम शुरू में बच्चों को हम तभी कहते हैं कि भैया जल नीति करवाइए, सूत्र नीति करवाइए, ताकि जो साइनस जमा हो गया है, एक्स्ट्रा कोई मास बन गया है, तो वो ठीक हो जाए। उसमें फिर सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। षटक्रिया में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। कल बाकी प्रश्न लेंगे। आज आपने बहुत योगदान दिया। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें और वाच पार्टी भी अपनी ओर से ज्वाइन करें। अधिकतम लगभग 3000 लोग प्रतिदिन इस कक्षा से जुड़ रहे हैं, आपके माध्यम से जुड़ते हैं, क्योंकि सीधा जब हम देखते हैं तो कम संख्या रहती है, परंतु जब आप शेयर करते हैं तो ये संख्या 3000 तक सामान्यता हो रही है। परंतु आप सब लोग यदि आज शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये संख्या 10,000 तक भी, 10,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये जान अधिकतम लोगों तक पहुँचे, लोग इसको योग को वैज्ञानिक रूप से अपना पाएँ। इसी उद्देश्य के साथ ये हमने संवाद आरंभ किया है। हमने कहा कि जितना गुरुओं ने बताया है उसमें से हम कुछ भाग आपको बता पा रहे हैं। इसमें जो अच्छा है वह उसको आप ले लीजिए, जो इसमें आपको ठीक नहीं लगा वह हमारी गलती है, उसे हमारा एक गलती मानकर छोड़ दीजिए। परंतु जो जो अच्छा है उसे स्वीकार करें। आपकी डायरी की कॉपी फोटो आप कल डालेंगे, पद्मासन लगाकर बताने का प्रयास करेंगे। आइए अब 30 सेकंड के लिए पूरी समष्टि के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं ध्यान के माध्यम से। ओम 30 सेकंड का मौन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ओ तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें आयुष मंत्रालय के निर्देशों का भी पालन करना है। आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि हमें कुछ आसन और प्राणायाम प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रातःकाल ध्यान योग करवा रहे हैं, आप उसको अवश्य देखें और उसको रीट्वीट और फेसबुक के साथ भी जोड़ें। और जो काढ़े हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं हल्दी और तुलसी के, उसके साथ नीम का भी प्रयोग आप आरंभ करें। यज्ञ भी अपने जीवन में जोड़ें और यज्ञ में थोड़ी थोड़ी कभी कभी नीम के पत्ते डालकर उसका धुआं भी घर में करेंगे तो वायरस लोड और
बैक्टीरियल लोड आपके घर का समाप्त होगा। इस भाव के साथ आप स्वस्थ रहें, आप पूर्णतः प्रसन्नचित रहें, उत्साह से भरे रहें, अपना ध्यान रखें। इसी भाव के साथ आपको बहुत बहुत अभिनंदन। कल फिर मिलेंगे 11 बजे। ओम।